आप लोग अपना माइक बंद रखेंगे जिससे कि सही से सुनाई दे। फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, टाइम हो गया है। आज का जो ये सेशन होगा ये कोई क्लास नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे इस एग्जाम को हम पास करें, कैसे हम यहाँ पर कोर्स को आगे रन करेंगे, कैसे कोर्स आपका आगे चलेगा, इन सारी चीजों के लिहाज से ये आज की जो ये क्लास है, ये सेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट सारे लोग इसको ज्वाइन कर लें। अभी केवल 19 लोग हैं इस ग्रुप में, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 3-4 मिनट, इसको आप ज्वाइन करें जिससे कि ये सेशन सही समय पर शुरू हो सके। आप अपने सवाल जितने भी डाउट हैं सब तैयार रखिए, जो भी कोर्स के बारे में है। पढ़ने वाला डाउट तो अभी नहीं है, पढ़ाई तो अभी होनी बाकी है। पढ़ाई तो जब होगी उसके बाद आप पूछेंगे, पढ़ेंगे तो पूछेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पूछेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस यहाँ पर करेंगे। मेरी आवाज वगैरह सब सही से आ रही है? कोई एक बोले। जी सर। हाँ ठीक है। महेंद्र कुमार, संजय जी, चिंकी जी, और कौन कौन से लोग हैं, और हेमलता, निधि, अशोक, वर्षा, अमृता, कीर्तिका, अजय, गौरव, स्मृति, पूजा, पारुल, रमा, संजीव कुमार, सुबोध नाथ, प्रिंस, दीक्षा, श्रीज, लक्ष्मी, इतने लोग पार्टिसिपेंट हैं इसमें। अभी आप लोग अपने सारे सवाल कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको पूछना होगा उसको तैयार रखिएगा, और सारे डाउट हम क्लियर कर लेंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा पूरे कोर्स का कि क्या क्या इसमें कैसे चलना है और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इतनी सामग्री है पूरे मार्केट में, अथाह भंडार है, पूरा ये समुद्र है। आप इसमें गोता लगाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, था नहीं मिलना है जब तक आप एक रणनीति के तहत नहीं चलेंगे। और इसीलिए जरूरत पड़ती है कि आप किसी के गाइडेंस में कुछ करें। हमारी टीम के गाइडेंस में आपने विश्वास दिखाया है, हम पे विश्वास दिखाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ पे विश्वास दिखाया है, और बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूं, और ये शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपकी आगे की जो यात्रा हो वो ऐसी हो कि हर हाल में आपको मंजिल मिल ही जाए। इस बैच का जब नाम रखा जाना था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम चल रहे थे। पहले हमने सफलता के नाम से बैच चलाए भी हैं, फिर मेरे दिमाग में एक शब्द आया, मंजिल। और वास्तव में जितने लोग यहाँ पर इससे जुड़े हैं सबकी मंजिल है खंड शिक्षा अधिकारी बनना। फिलहाल यही है, आगे हो सकता है किसी का IAS बनना हो, किसी को कुछ बनना हो, किसी का मंत्री बनना हो सकता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन फिलहाल तो ये है। तो हमने कहा ये मंजिल ही रखा जाए इसका नाम, और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम समय बर्बाद किए बिना आज जो ये सेशन है हमारा, उसका मुख्य जो उद्देश्य है उसको देख लेते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। हम पहले जब कोई भी चीज तैयार करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको वास्तव में करना क्या है। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं कि सबसे पहले हम देखें जाना कहाँ है, और जाने के लिए फिर रास्ता कौन सा है जिसको हमको तय करना है। और जहां पर हमको जाना है वो है हमारा सिलेबस। जहां पर हमको जाना है वो है हमारा सिलेबस। एक स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये स्क्रीन आप सभी को दिखने लगी होगी। आई होप वो क्लियर दिख रही होगी। कोई एक दो लोग बता दें, क्योंकि पहला दिन है और कभी कभी चीजें जो है ये वैसे काम नहीं करती। आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? ठीक है, ठीक है, बस अब माइक बंद कर लीजिए। जब ये कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया था तो आपके सामने यही बातें रखी थी कि इसमें हम क्लासेस देंगे, नोट्स देंगे, गाइडेंस आपको मिलेगा, टेस्ट होंगे और एक ग्रुप होगा। ग्रुप में आप लोग हैं, उसी पर ये क्लास कर रहे हैं। ये काम तो हो गया हमारा। अब ग्रुप में करना क्या होगा? ग्रुप में वो सारे डाउट आप क्लियर करेंगे जो आपके दिमाग में रहेंगे। ग्रुप में आप सभी लोग एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे। आप एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे
लेकिन एक दूसरे की मदद करेंगे। आपकी कंपटीशन की जहां तक बात है तो बहुत हजारों की संख्या में लोगों से है। यहां पर आप अपना एक परिवार डेवलप करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती, वो पूछेगा तो दूसरा उसकी हेल्प करेगा। ये मेरी मतलब एक इच्छा है और आप लोगों को इससे बड़ा लाभ भी मिलेगा। जब मिलकर हम काम करते हैं तो कई बार जो कमियां हमारी रह जाती हैं तो किसी न किसी की नजर में आ जाती हैं। जो क्लास में मान लीजिए कि कोई क्लास ली गई और उस क्लास में मैंने ही मान लीजिए क्लास लिया और कुछ पढ़ाया, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझ आने के बावजूद वो नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई एक होगा जो कहेगा नहीं चलिए पूछ लेते हैं, तो सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये ग्रुप में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा। फिर जब टेस्ट आपके होंगे तो यहाँ पे स्कोर आप लोग शेयर करेंगे, एक दूसरे से आप लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मान लीजिए कि किसी आपके मित्र का स्कोर 70% आया और आपका स्कोर 72% आया, तो आपके मित्र को प्रोत्साहन लेना चाहिए, आपके साथी को, कि हमारा 2% कम है। और बाय द वे आपका 65% आ गया, 50% आ गया, तो आपको उनसे प्रोत्साहित होना चाहिए। सबका कमाया तो एक दूसरे को विचार करना चाहिए क्यों कमा रहा है, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा कि कितना जरूरी है, कितना आ रहा है, हमारी टीम आपको बताएगी। यहां पर मैं कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी आपको रोज नहीं, रोज मिलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कभी मैं बीच बीच में गाइडेंस के लिए मिलवाता रहूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम पर। आप लोग सवाल भी उनसे पूछ पाएंगे जो जैसा आपको पूछना होगा। तो ये हमारे ग्रुप का उद्देश्य है। जहां तक बात टेस्ट की है, टेस्ट तब होता है जब आप कुछ पढ़ लेते हैं। तो पहले क्लास और नोट्स, जब आप कुछ पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, कुछ देख लेंगे, उसके बाद टेस्ट होंगे। टेस्ट का अभी तक का जो हमारा प्लान है वो ये है, सेगमेंट वाइज आपकी क्लासेस चलेंगी। मान लीजिए कि आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, टाइमिंग की बात अभी हम किए ले रहे हैं, जिनको जुड़ना हो वो लोग भी जुड़ जाए। तो पहले हमने मान लीजिए हिस्ट्री उठाया, तो हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री हमने लिया और एंशिएंट हिस्ट्री का वो सारा कुछ हमने रिवाइज किया, पढ़ा, उसको डिस्कस किया, नोट्स आपको दे दिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़िए, 4 महीने पढ़िए, लेकिन हमने हफ्ते 10 दिन में उसको कवर किया। और वो सारा पोर्शन जहां से 2, 4, 5 सवाल जो आपके आने हैं, जैसे हिस्ट्री के अगर 20 सवाल पूछे जाएंगे तो एंशिएंट से 4-5 सवाल आपके आएंगे, तो वो 4-5 सवाल आपको मिल जाए। तैयारी करने से पहले 2-3 बातें बहुत सही से ध्यान रखिए। आप पेपर का 100% कभी नहीं तैयार कर सकते। आप पेपर को अगर इस टारगेट से कि 100% हमको करना है, सॉल्व करना है, लेकर तैयार करेंगे तो आप परेशान रहेंगे और परीक्षा आपकी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा होता तो कुछ लोगों का 100% स्कोर भी आता, खास करके सिविल सर्विसेज में। नीट और जेई के आप रिजल्ट आते हैं उसमें देखेंगे तो 100 स्कोर होता है। सीबीएसई बोर्ड के 10+2 में, आईसीएसई बोर्ड में आपको 99.9 या 100% मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। और उसका कारण ये होता है ना होने का, क्योंकि यहां पर जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है। हिस्ट्री भी पढ़ना, ज्योग्राफी भी पढ़ना, साइंस भी पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ना है, तो सबका सब कुछ कभी सही नहीं हो सकता है। स्मार्ट वही व्यक्ति है जो काम काम भर का सब कुछ पढ़ ले। स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, रणनीति ऐसी होनी चाहिए जहां से थोड़ा थोड़ा सब कहीं का पढ़िए और एग्जाम पास कर ले जाइए। अगर ऐसा करने में आप सफल रहेंगे, उतना ही आसानी से आप एग्जाम पास कर पाएंगे। तो उद्देश्य यही होगा कि आपको उन रास्तों से गुजारा जाए जो आपको लक्ष्य तक लेके जाते हैं। आप जब रास्ते में चलते हैं, मान लीजिए कि आप क्लास जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग, इसमें अधिकतर लोग टीचर हैं, मुझे पता है 50% आबादी इसकी जो ये बैच में है उनमें सब लोग टीचर हैं, वो रोज जाते हैं पढ़ाने। आप जाते अपने स्कूल हैं, लेकिन रास्ते की जानकारी आपको हो जाती है कि फला चौराहे पे दाहिने तरफ चाट की दुकान है। और महिला वर्ग को तो ज्यादा पता होगा कि बढ़िया वो शाम को खस्ते वहां मिलते हैं, मजेदार बिल्कुल लस्सी वहां मिलती है। अरे महिला वर्ग केवल बदनाम है, पुरुष वर्ग ज्यादा चाट खाता है, मुझे पता है, कभी कभी मैं भी। तो अब पता होता है, जबकि आप चाट खाने वहां नहीं जा रहे हैं। आपको पता है कि वहां पेट्रोल पंप है, हो सकता है उस पेट्रोल पंप पे आप कभी पेट्रोल ना भरवाते हो अपनी बाइक में, अपनी कार में, लेकिन पता है। कहने का मतलब यह है कि उन रास्तों से गुजरना है कि डायरेक्ट अगर उन क्वेश्चंस को हम ना पढ़ें तब भी हम उन रास्तों से गुजरे हैं, तो अगल बगल देखते हुए चलेंगे, तो अगर वैसा क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए तो हम कर ले जाएं। भाव समझिएगा इसका। ऐसी रास्ता, ऐसे मार्ग का हमको अनुकरण करना है, और यह ऐसा जो मार्ग होगा वो हमको सफलता की तरफ ले जाएगा। क्लास में इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग की जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्री रिकॉर्डेड क्लास देंगे। कारण उसका यह है
जो लाइव क्लास है उसका टाइम कभी भी सेट नहीं हो पाएगा। 10-15 बच्चों में तो हो जाता है, जहां पे 50, 100, 150, 200 बच्चे, 500 बच्चे होते हैं, नहीं होता। और उसकी हानियां मैं बताता हूं। लाइव क्लास में समय भी थोड़ा सा ज्यादा बर्बाद होता है। जो क्लास आप 2.5 घंटे 3 घंटे में करते हैं उसको हम 45-50 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। लाइव क्लास में दूसरी चीज ये होती है कि बाद में देखना उसको बहुत बोझिल होता है। जो ये क्लासेज होंगी हमारी, ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्लासेज होंगी। आप मुझसे जो बात की जाएगी उसमें थोड़ी बहुत चीजें चाहे आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इधर उधर की जाए, नहीं तो टू द पॉइंट। और इन क्लासेज को आप जितनी बार चाहें, आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार चाहें, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कोई आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। 10 बार आप चाहें 10 बार देख लेंगे, 15 बार चाहें 15 बार, लेकिन 15 बार देखने के लिए ऐसा ना रखिएगा 2-3 बार, 1 बार, 2 बार। 2 बार के बाद आप नोट्स पढ़िए, साथ साथ में पढ़िए, तो है ना, तो आपका वो तैयार होता चलेगा। अब रही बात नोट्स की, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि नोट्स जो है हो सकता है क्लास से बिल्कुल मैच करे, हो सकता है कई बार क्लास में कुछ ज्यादा आपको बताया जाए, नोट्स में कम हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस किया गया और वो थोड़ा सा उतना फैक्ट उसमें नहीं बताया गया, नोट्स में आपको मिल जाएगा। कतई घबराना नहीं है। क्लासेस होती हैं आपको गाइडलाइन दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों को बताने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, थोड़ी बहुत किस्से कहानियां आपको सुना दिए जाते हैं, तो वो उस हिसाब से आपके दिमाग में बैठ जाता है। और नोट्स होता है आपका एक आधार, एक ऐसी सामग्री जिसके आधार पर आप चीजों को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं। तो दोनों को साथ लेके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि बस एक में आपने देखा और कहा कि अरे इसमें तो ऐसा था, इसमें ऐसा था, अब आप परेशान हो गए, ऐसा नहीं। कोशिश की गई है कि आपका जो नोट्स है वो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो और उसमें काम की चीजें सारी हों। आपको जो और एक्स्ट्रा पढ़ना है, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं, आप उन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। माइक बंद कर लीजिए जिसका माइक ऑन है, ये डिस्टरबेंस हो रहा है तो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इसको कवर करने के बाद वो करिए। गाइडेंस की जहां तक बात है, एग्जाम पास करने के लिए केवल पढ़ना, अगर आप कहें कि पढ़ना ही केवल जरूरी है, इससे पास हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा गलत जानते हैं एग्जाम के बारे में। केवल पढ़ने से एग्जाम काम कभी भी पास नहीं होगा। ये जो है कई और काम आपको साथ में करने पड़ेंगे। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने तो बहुत कुछ है। जैसे पूरा समुद्र भरा रहता है, आपको प्यास लगे नहीं पी पाएंगे आप, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहीं बिना खारा वाला पानी, नॉर्मल वाटर कहां मिलेगा। ऐसे यहां पे भी है, बहुत कुछ है। भूगोल आप पढ़ते हैं, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान पे तो DS लाल की किताब भी आती है, अब इतनी मोटी किताब है। आपको इतने मोटे से नहीं मतलब है। दक्षिण भारत का इतिहास नीलकंठ शास्त्री का इतना मोटा है, और आपको दक्षिण भारत के इतिहास से हो सकता है 10 पेपर उठाएंगे तो 2 सवाल कहीं मिल जाए, या हो सकता है 10 में एक एक मिले, तो एक क्वेश्चन के लिए आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे, और ना आपको पढ़ना चाहिए। ऐसी रणनीति तो आपको चौपट कर देगी। तो कोशिश ये रहेगी कि काम की चीजें पढ़ें। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, फोन करेंगे, सर आपके उससे पूरा पेपर आ जाएगा, फंस जाएगा। मैं कहता हूं एक क्वेश्चन भी उससे नहीं आएगा। तो कहेंगे सर तब तो ज्वाइन करें। तब मैं उनसे कहता हूं कि आप ज्वाइन इसलिए करें कि आप पास हो जाएंगे, इसलिए ना करें कि हम पेपर आउट कर देंगे। मैं पेपर आउट करने का थोड़ी काम करता हूं। पेपर आउट करने का काम करना होता तो ये मैं क्लास थोड़ी ले रहा होता, मर्सिडीज से घूमता, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उसके पीछे। मैं वो सब काम नहीं करता, और ये बहुत बुरा काम है, इलीगल काम है। मैं यहां पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूं, आपको गाइड। तो गाइडेंस मैं, मेरी टीम, सिलेक्टेड लोग जो भी हैं वो आपको देंगे, मैं दूंगा। तो आपको ये पता चलेगा कि किस राह में आपको जाना है। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, मैं कोई नहीं होता हूं आपका सिलेक्शन कराने वाला। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए जिसका माइक ऑन है। आप कहेंगे कि पहले दिन ये बोल रहे हैं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। अगर मैं आयोग का बिल्कुल सारा सब कुछ हमारे पास दारोमदार होता, मालिक होता, तब भी मैं नहीं करा सकता था ना। अध्यक्ष महोदय भी नहीं करा सकते, क्योंकि अध्यक्ष महोदय चाहेंगे कि आप पेपर बढ़िया से अच्छे से करके आइए, पास करिए, तब हो पाएगा। तो आज से ठान लेना है कि आपकी जो मंजिल है उसके लिए आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करें। आप ठान लीजिए कि जब तक हमारा डेली का टारगेट पूरा नहीं होगा, नहीं सोना है। 6 महीने अगर आप 1-1 घंटा कम सोएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन 6 महीने अगर मेहनत कर लेंगे तो जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी। आज जिस
स्तर पे आप जी रहे हैं उससे ज्यादा अधिकार आपको मिल जाएंगे, अधिकारी आप बन जाएंगे। हो सकता है आज आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कल आपको स्कूल चेक करने का अवसर मिल जाए, तो आप इसको ठान लीजिए। माइक बंद कर लीजिए प्लीज, प्लीज माइक बंद करिए। तो ये सारी चीजें आपको सोच के चलना है, गाइड हम करेंगे, आप हम देंगे। प्लीज माइक बंद कर लीजिए, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, मैंने भेजा, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ये किसका माइक ऑन है? ये सरकारी मीटिंग नहीं है, प्लीज माइक बंद करें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब रही बात टेस्ट की, टेस्ट थोड़ा सा पढ़ने के बाद होगा। मैंने आपसे कहा कि टेस्ट जब आप कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सेगमेंट वाइज हम लेके चलते रहेंगे। मान लीजिए कि आपकी यूनिट कोई कंप्लीट हुई तो उसका हमने 150 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का या 120 का ही रख लेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होना है, पेपर जो होना है वो 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पेपर के पैटर्न पे ही हम चल लेंगे। वो टेस्ट हो गया, थोड़ा सा आपने देख लिया कि वास्तव में जो हमने पढ़ाया है कितना उससे मिलता जुलता आता है। उसमें हमने कुछ पुराने क्वेश्चन भी आपको दे दिए, कुछ नए दे दिए, तो आपका ये हो गया। और ग्रुप के बारे में हमने बताया है। अब हमको देखना है कि हमको लेके कैसे चलना है इस पूरे सिलेबस को। कोई इसमें डाउट हो तो आप लोग तुरंत पूछ लें मुझसे, इसी समय पूछ लें, क्योंकि ये कोर्स से रिलेटेड जो डाउट हो, क्योंकि सिलेबस तो हम डिस्कस करेंगे तो आगे का हिस्सा होगा। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो तुरंत आप लोग पूछें। कोई डाउट हो बताइए। बताइए, कोई डाउट हो, कहीं से भी कुछ भी आपको लग रहा हो कि पूछना चाहिए तो आप लोग तुरंत पूछिए। कोई डाउट नहीं है? सब कुछ क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? आज्ञा है आपकी? हाँ, तो अब हम चलते हैं सिलेबस में। आपका जो सिलेबस है इसमें दो चीजें हमको देखना है। एक तो प्रीलिम्स का भी सिलेबस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और दूसरा मैं आपको मेंस का भी सिलेबस दिखाना चाहूंगा। ये आपके सामने प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स का जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें आपको 11 ये बिंदु दिए हुए हैं, 11 बिंदुओं में ये सिलेबस लिखा हुआ है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है कि एक लाइन में लिख दिया गया ये सामान्य विज्ञान, तो केवल सामान्य विज्ञान में आप क्या पढ़ें यही डिफाइन करना मुश्किल है। अगर इस सामान्य विज्ञान जनरल साइंस को ही हम तोड़ेंगे तो जनरल साइंस 3 भागों में नॉर्मली बढ़ती है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। ये 3 पार्ट हो जाता है। अब फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, बायोलॉजी में कितना पढ़ना है, इसकी भी क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा लिमिट आप नहीं निर्धारित कर सकते। कई बार आपको जो आप पढ़ेंगे उससे बाहर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है कि 65% जैसे आप कर देते हैं आप पास कर जाते हैं। 35% आपको छोड़ना है, तो जो बियॉन्ड द सिलेबस आएगा कुछ ऐसा होगा जो सिलेबस में नहीं था या आपने नहीं पढ़ा था, या वो लेवल उसका ज्यादा था, बियॉन्ड लेवल था, जो स्तर होना चाहिए था उससे ज्यादा स्तरीय था वो, तो वो 35% में वो आ जाएगा। इसको हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो 3 भागों में इसका नोट्स जो दिया जाएगा वो 3 पार्ट में दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। आप इसको कवर कर लेंगे। अब इतिहास यहां पर लिखा हुआ है। अब इतिहास के बारे में यहां पे देखिए, ये इतिहास। अब इतिहास में इन्होंने भारत का इतिहास लिख दिया। भारत के इतिहास को भी जब हम 3 भागों में तोड़ेंगे हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री एक एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी, दूसरी आपकी मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगी, तीसरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन इन्होंने देखिए यहां पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख रखा है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी इसी के साथ हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये उसी का हिस्सा होता है। और दूसरा इन्होंने देखिए हिस्ट्री का ही पार्ट होता है संस्कृति, कल्चर, इसको यहां पे लिख दिया है। तो ये जो कल्चर है वो एंशिएंट का कल्चर एंशिएंट में, मेडुअल का कल्चर मेडुअल में साथ में चलेगा, और मॉडर्न में आके बहुत कुछ कल्चर का नहीं रह जाता है। मेनली यही एंशिएंट और मेडुअल में कल्चर साथ साथ में आपको इसी नोट्स में मिल जाएगा। यानी कि इसको कैसे हम कम करेंगे। जैसे आपने मुगल काल पढ़ा, तो मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था जो थी, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, न्याय उस समय का हमने देख लिया, और मुगल काल की उसी समय संस्कृति देख ली। संस्कृति में जो जो प्रश्न पूछे जाने हैं, संस्कृति के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ वहीं पे देख लिया। फिर आगे हम बढ़े, मान लीजिए प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे हैं, वहां पे हम गुप्ता पढ़ रहे हैं, वहां पे हम
कोई वंश और पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो भी हम कर रहे हैं वहां का उस समय मंदिर निर्माण कैसे वहां उनके यहां होता था, वो कल्चर का हिस्सा है। उसी समय हमने साथ में देख लिया, क्योंकि कल्चर की स्पेक्ट्रम की बुक इतनी मोटी 800-900 पेज की, अलग से इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो आप नहीं पढ़ सकते, तो इसको हमने कर लिया। भारतीय राजतंत्र इन्होंने लिख दिया है। अब भारतीय राजतंत्र की जहां तक बात है, तो जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से अच्छी कोई बुक इस पर लिखी ही नहीं गई है। मोटी बुक है, अब तो इतनी मोटी हो गई है, आपको पढ़ने में उतना मतलब इजी नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो इस पे हम एक शॉर्ट नोट आपको देंगे, क्लासेस टू द पॉइंट देंगे, जिससे आपका प्रारंभिक परीक्षा का काम आसानी से चल जाए। हो सकता है एक आध प्रश्न आपके हाथ से निकले, नहीं तो सारे प्रश्न आपको उसी से मिल जाएंगे। तो उसमें हम सारी महत्वपूर्ण चीजें देख लेंगे, जो नए डेवलपमेंट होंगे उनको करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। यहीं पर अर्थव्यवस्था दी है। अर्थव्यवस्था का जो यूपीपीएससी का सीन है, यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेट करके ही आपसे अर्थव्यवस्था पूछी जाती है। एक दो सवाल आपसे ट्रेडिशनल पूछे जाते हैं, और उन ट्रेडिशनल सवालों में बहुत बेसिक फैक्ट्स होते हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है आपसे पूछा जाएगा। एचडीआई के कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम करंट अफेयर में भी उसको रिवाइज करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा जीडीपी क्या है, आपसे आरबीआई के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपसे मौद्रिक नीति के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी करंट में रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, अब की बार आरबीआई ने अभी परिवर्तन कुछ किए तो उसके बारे में कुछ पूछ लिया गया, है ना। कैसे कैसे घटनाक्रम हो रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है इकोनॉमी का क्वेश्चन, है ना। बेरोजगारी का मुद्दा अगर उठा हुआ है तो बेरोजगारी के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से इसको हम अर्थव्यवस्था कवर कर लेंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये जो टॉपिक है, माइक किसी का ऑन है प्लीज ध्यान दीजिए। तो भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। अब भारतीय कृषि के बारे में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसमें बेसिक जो प्रश्न होते हैं उसमें क्रॉप्स के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके अंतर्गत आपसे कुछ पैटर्न के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल पैटर्न है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे इरिगेशन के बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो माइक किसका ऑन है प्लीज ध्यान दीजिए, किसका माइक ऑन है? जिसका माइक ऑन है बंद करिए, अन्य लोगों को दिक्कत होगी ना। ये रविंद्र कुमार जी माइक बंद करिए। जी सर, जी सर। राहुल जी का भी ऑन है। राहुल और ये रविंद्र कुमार बंद करिए माइक। आप लोग तब तक इसको माइक और वीडियो ना ऑन करिए जब तक ये चल रहा है। जब आप अपना क्वेश्चन पूछिए तब ऑन करिए उसको। सर वीडियोस भी बंद करा दीजिए। बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियोस भी बंद कर दिए। रविंद्र कुमार जी दोनों चीजें बंद कर दीजिए। जब आप अभी प्रश्न पूछिएगा तब लाइएगा, ठीक है। आपका माइक अभी बंद नहीं हुआ है, आगे से ध्यान रखिएगा। इससे एक वो सीक्वेंस। और ये देखिए आप महेंद्र कुमार जी प्रॉपर ड्रेस में भी नहीं। यूट्यूब पे मैं डालूंगा, यूट्यूब पे पड़ेगा, ये जान लीजिए। आपकी ड्रेस यूट्यूब पे वायरल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसको बंद करिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें हम लोग भारतीय कृषि पे, अब इसमें भारतीय कृषि पे 30-25 35 पेज का जो भी नोट्स होगा, ऐसे पतला नोट्स है, हम आपको देंगे। जो नए क्रॉप्स, नई कुछ बातें होती हैं। माइक अभी सबका बंद नहीं है, आप लोग इसको समझिए प्लीज, इस बात को गंभीरता से लीजिए। रविंद्र कुमार माइक बंद करिए। माइक देखिए, एक बटन होगा उसमें माइक बना होगा, उसको क्रॉस कर दीजिए। सर वो पता नहीं चल पा रहा कहाँ से बंद होना। आप थोड़ा सा एक बार टच करिए स्क्रीन पे, देखिए वहां पे कैमरा और माइक दोनों बटन आएगा। जहाँ अनम्यूट लिखा हुआ वहाँ यू आर लाइव पे। अनम्यूट नहीं, म्यूट, इनके पे म्यूट लिखा हुआ आएगा। हाँ, यू आर लाइव जहाँ लिखा है, कैमरे के बगल में ग्रीन स्विच है। आप लोग अपना माइक और ये कैमरा भी बंद कर लीजिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो, ठीक है। क्योंकि ये वीडियोस पढ़ेंगे कोर्स में, सब लोग आपको देखेंगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पूछिएगा तब ऑन करिएगा, इसको मत ऑन करिए। तो एग्रीकल्चर पे जो नया डेवलपमेंट होगा उसको हम यहां पर कवर करेंगे करंट अफेयर में। बाकी जो जितना ट्रेडिशनल है, जैसे उसमें कितने
प्रकार की खेती के पैटर्न होते हैं खेती किसानी में, वो सारी चीजें, जायद फसलें, रबी की फसलें, ये क्रॉप्स में जो ट्रेडिशनल आपसे पूछे जाते हैं कौन सी किसकी वैरायटी है, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। यूपी के बारे में भी, उत्तर प्रदेश विशेष जब हम पढ़ेंगे तो वो खैर आगे सिलेबस में है, उसको डिस्कस कर लेंगे। वाणिज्य व्यापार से मेनली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं कि वो किसी टॉपिक के तौर पर आप पढ़ें, ये आपसे करंट अफेयर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं मुख्य रूप से। उसमें निर्यात पूछ लिया जाता है, आयात पूछ लिया जाता है, उत्पादन पूछ लिया जाता है, भंडार पूछ लिया जाता है, तेल उत्पादक देश, तो जितना भी एग्रीकल्चर डेटा, ये सब करंट अफेयर में हम तैयार करेंगे। जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा उसके 20-25 दिन पहले जो भी लेटेस्ट आंकड़े होंगे उनको हम डिस्कस करके आपको वीडियो फॉर्म में दे देंगे। तो हम वैसे भी करते हैं, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे हम वैसे भी उसको डालते रहते हैं। ठीक है, अगला है जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हुआ करता है, खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सेगमेंट में जो ये नगरीकरण और ये जनसंख्या है, इसमें पहले तो बड़े आसान प्रश्न पूछे जाते थे। इन दिनों में इधर क्या किया है, इसमें बीच का आंकड़ा उठा के पूछना स्टार्ट कर दिया है। बीच के आंकड़े, जैसे पहले आपसे सेक्स रेशियो पूछ रहा है तो हाईएस्ट लोएस्ट पूछता था, अब क्या करता है, बीच के आंकड़े। तो मैं आपको इस पे भी नोट दे दूंगा, इस पे भी क्लास है हमारी, उसको मैं दे दूंगा। आप कहेंगे तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और ये आसानी से आपका कवर हो जाएगा। 1-2 सवाल इससे कभी कभी आपको मिल जाते हैं। अगला है विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, मेजर पोर्शन है। लगभग यहां से 120 में 18 से 20 क्वेश्चन का आप एक अनुमान लगा सकते हैं या आप आशा कर सकते हैं कि यहां से आएगा। तो ये दोनों अलग अलग आपको नोट्स मिलेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये अलग से आपको नोट्स मिलेगा, और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जिसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको अलग से नोट्स मिलेगा। 70-80 पेज के एक एक नोट्स होंगे, उसमें लगभग सारी चीजें कवर की गई हैं, काम भर की, उसको आप कर लेंगे, वहां से हो जाएगा। जितनी इसमें आगे आवश्यकता होगी कोशिश की जाएगी मैथ के साथ इसमें क्लासेस कराने की, जो कि आपका काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे, जैसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। बाकी ये करंट अफेयर है, ये मंथली हम कराते ही रहते हैं। इसका हर मंथ का क्वेश्चन का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे दिया जाएगा, और मंथली जो हमारा करंट अफेयर का यूट्यूब पे आता है वो आप देखते हैं, उसको आपको आपके कोर्स में भी दे दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, ये तो हम रेगुलर वैसे भी लेके चलते हैं, सबके लिए फ्री होता है। एक पोर्शन है इसमें सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, इसमें मैथ और रीजनिंग, ये दोनों चीजें मिला के लगभग 10-12 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसको अभी प्रारंभिक तौर पर हमने कोई वैसे प्लान में नहीं रखा है। कारण उसका यह है कि इसको पढ़ने में आप 1 महीने खपा देंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ रीजनिंग आती है तब तो आप कर पाएंगे, और नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसको हम लास्ट के लिए रखेंगे, जब आपका और सारा पोर्शन हो जाएगा तो लास्ट में कुछ बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। मैथ रीजनिंग ऐसी चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस में है आपके, तो थोड़ी बहुत मतलब है, तो 5-6 सवाल, 10 सवाल में से, 12 सवाल में से 6 सवाल 7 सवाल आप कोई भी कर देगा, क्योंकि रीजनिंग आसान होती है। मैथ के लिए 1-2 सवाल आसान, 3 सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल रीजनिंग के काफी टफ हो सकते हैं, और 3 सवाल कम से कम, 2 सवाल 3 सवाल मैथ के वो इतने टफ हो जाते हैं कि उनको एसएससी वाले कर पाते हैं या जिनकी प्रैक्टिस है वो कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा इससे परेशान नहीं होना है। मेरे पास जो सबसे ज्यादा फोन आते हैं, सर मेरी मैथ बहुत कमजोर है, क्या मैं बीए की तैयारी करूं? आप बिल्कुल करिए। जो बहुत तैयार करेगा उसके भी मैथ के सारे सवाल, जो एसएससी की तैयारी करा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं तो सारे लोगों के सही नहीं होंगे, तो इसको हम लास्ट में रखेंगे। अब आता है एक मेजर पोर्शन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये बेसिकली इसको आप एक लाइन में अगर कहें या 2 शब्दों में कहें तो ये इसको यूपी स्पेशल बोला जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष, इसका ज्ञान आपसे इसमें अपेक्षित है कि आप इसके बारे में कुछ चीजें जाने, संस्कृति के बारे में, उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में। तो इसके लिए स्पेशल नोट्स हम 50-60 पेज का जो हमारा नोट्स है वो आपको देंगे, और इसकी क्लास भी है हमारी, जो सेगमेंट वाइज नहीं होगी, उसमें 2 क्लास में हम पूरा वो कवर कर लेंगे, क्योंकि यूपी 15 दिन आप पढ़ेंगे तब तो हो गया काम, क्योंकि इससे प्रश्न आने हैं ज्यादा 5-7। तरीका इसका है पुराने प्रश्नों को देखना, टेस्ट में आपको वो प्रश्न दिए जाएंगे। बाकी आप लोग एक काम करिए, बीओ का इस पैटर्न पे तो अभी एक ही एग्जाम हुआ है जिस पैटर्न पे आप देने जा रहे हैं, आप पुराने ओल्ड ईयर पेपर पीसीएस के ले लीजिए, जितने भी
इधर लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, खास करके 2005 के बाद या 2010 के बाद से जितने एग्जाम हुए हैं उनका पूरा सॉल्व पेपर ले लीजिए, उसमें पीसीएस, आरओ, बीओ और ये सारे लेटेस्ट जो पेपर हुए, जैसे यूथ का आता है, घटना चक्र जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपका निकालता है, तो उसको घटना चक्र में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप यूथ का ले लीजिए जिसमें लेटेस्ट पेपर सारे दिए हो, उसमें कई पेपर दिए होते हैं, मिसलेनियस दिया होता है, तो उससे पुराने पेपर आप सॉल्व करते रहिए। फिर जब आपका टेस्ट होगा, जो हमारे द्वारा टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम पुराने भी रखते हैं, ज्यादा नहीं, 30-40%, जिससे कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुराना है, कई लोग कहते हैं कि यह पुराना रिपीट नहीं होता, उसी से नया प्रश्न बन जाता है, तो वो तैयार हो जाए, और 50-60% हम नए क्वेश्चन रखते हैं, तो वो आपको नए क्वेश्चन की, नए फैक्ट की तैयारी होगी। तो उसको ये काम आप पैरेलल कर सकते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा, तो आपने पुराने क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं देख डाला, जो चैप्टर यहाँ पे आज पढ़ाया गया उसके क्वेश्चन आपने पलट लिए। मान लीजिए कि आज यहाँ पे नीति आयोग के बारे में डिस्कशन हुआ, तो आपने नीति आयोग से जो जो प्रश्न बने हैं उनको देख लिया। वो क्वेश्चन बुक आपको साथ में रखनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्व लीजिएगा जिसमें कि व्याख्या भी दी हुई, एक्सप्लेनेशन दी हुआ, तो वो एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ होगा उससे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है कि कोई भी प्रश्न आप ले लीजिए, जैसे प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो उत्तर दिया है 1757। लेकिन इसकी जो व्याख्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि प्लासी का युद्ध 1757 में फला जगह पे फला फला के बीच में हुआ था। तो आप इसी समय इसको भी तैयार कर लीजिए कि किसके किसके बीच हुआ था, फिर इसका कुछ रिजल्ट रहा होगा, वो रिजल्ट, फिर इसका भारतीय जो जनमानस था उस पर क्या प्रभाव, जैसे बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है, प्लासी के युद्ध में जो कसर रह गई थी वो बक्सर के युद्ध में पूरी हो गई, यही पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध था जो प्लासी के युद्ध में जो कसर रह गई थी उसको पूर्ण किया उसने, तो वो बक्सर का युद्ध था, क्योंकि वहां से अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो बढ़ गया था, अंग्रेजों का जो भी कसर रह गई थी प्लासी के युद्ध में वो उन्होंने वहां पूरा कर लिया था। तो इस तरीके के प्रश्न कहां से कैसे पूछे जाते हैं, ये आपके पुराने क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा, तो ये ध्यान रखिए। बात समझ में आए? तो ये आपको जैसे यूपी में पढ़ना है, यूपी के हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो पूरा अवध का जितना स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान रहा है अवध क्षेत्र का, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना भी आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो जितना भी खनिज संसाधन यूपी में पाया जाता है, जो कि बहुत नाम मात्र है लेकिन पाया जाता है, तो वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे तरीका ये होना चाहिए, लास्ट में वही ये जो मैथ्स का मैंने बताया, ये दोनों मिला के, ये सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, ये रीजनिंग हो गई, और यहाँ पे गणित, ये हाई स्कूल स्तर की अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, 3-4 सवाल यहाँ से, 4-5 सवाल वहां से, कुल मिला के 10-12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हम लास्ट में रखेंगे। अब पढ़ने का तरीका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्लास देखा, और उस क्लास को देखने के बाद में ये क्लास हुई, क्लास के बाद में आपने नोट्स पढ़ा, नोट्स के बाद में आपने क्वेश्चन जो आपके पास ओल्ड ईयर के हैं उन चैप्टर से रिलेटेड, जिन चैप्टर से आपने क्लास ये देखी है, जिन चैप्टर का आपने नोट्स पढ़ा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखा। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो 50% क्वेश्चन भी इससे नहीं कवर हो पा रहे हैं, ये वही 35% सवाल है जो कट ऑफ को डाउन करते हैं, और लेकिन आपने तैयार कर लिया। फिर कोई समस्या हुई तो उसको ग्रुप में डाउट के तहत उसको पोस्ट किया कि ये मुझे समझ में नहीं आया, इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, ये सीक्वेंस होगा। और जैसे ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुई तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट रखा, ये जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, हमारे ऐप पे होगा, और इस टेस्ट का पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। जो लोग चाहें इसका प्रिंट आउट लेके, ये प्रिंट आउट लेके क्या कर पाएंगे, इसका टेस्ट दे पाएंगे, ओएमआर पे देना चाहे ओएमआर पे। ये जो नोट्स है इसको आप अपनी डिवाइस में सेव कर सकते हैं, और सेव के साथ साथ में इसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम केवल डिवाइस पे ओपन करें और आप इसको प्रिंट आउट ना कर पाए, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, उन सारी चीजों के हिसाब से ही चलिए। डाउट सेशन रोज नहीं होगा, डाउट सेशन सप्ताह में एक बार रखेंगे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, वो तो आवश्यकता जैसी होगी, आप लोगों के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे कि कितने बजे रखें। जैसे बहुत सारे लोग ये जॉब वाले हैं, कोई जो टीचर्स लोग हैं, तो टीचर्स लोग हैं वो दिन में, अब दिन में हम पता चला 12 बजे डाउट सेशन कर रहे हैं, उस समय वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका कुछ टाइमिंग हम शाम के समय रखेंगे, दिन भी निश्चित रहेगा कि इस दिन हफ्ते भर आपने अपना डाउट इकट्ठा किया और फिर लास्ट में पूछ लिया, ग्रुप में भी भेज दिया या मुझे भेज दिया, जैसा भी वो होगा, कन्वीनियंस होगा वैसे उस हिसाब से हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हम करेंगे।
और जो जैसे बीच में हमने किसी को बुलाया जो सेलेक्टेड हैं, पीसीएस में सेलेक्ट हैं, किसी पद पे वो पोस्ट हैं, और या खंड शिक्षा अधिकारी ही हैं, हमारे 6-7 लोग पिछले बैच में 6 लोग सेलेक्ट हुए थे, वैसे जोड़े तो 7-8 भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारे कोर्स से 6 लोग तो मिनिमम थे। तो उनको मान लीजिए किसी से हमने कहा कि भाई एक दिन जरा इन लोगों को गाइड करो, तो वो लोग जो समय देंगे उसकी सूचना हम आपको ग्रुप में दे देंगे कि आज इतने बजे ये रहेंगे, आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और आप अपना ये जो बताएं वो अपना फॉलो करके सिलेक्शन भी आपका आसान हो जाएगा। तो ये जैसा होगा वो आगे हम लोग निर्धारित करते रहेंगे समय समय पर, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, क्योंकि जो चीजें ज्यादा हार्ड होती हैं वो टूट जाती हैं, चाहे आपके नियम कानून हो, चाहे वो कोई लकड़ी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो थोड़ा सा अपने शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए। नॉर्मली जो क्लास का टाइम होगा वो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं मेंस का आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूं। मेंस का जो ये सिलेबस है आप देखिए इसको, ये हिंदी और निबंध का सिलेबस है। अब आप कहेंगे कि जीएस भी तो मेंस में है। जीएस के सिलेबस में केवल एक परिवर्तन आपको करना है, ये मैथ्स वाला पोर्शन यहां से हटा दीजिए, ये वाला पोर्शन आप यहां से हटा दीजिए, और रीजनिंग वाला पोर्शन, मैथ और रीजनिंग वाला, बाकी जितनी भी चीजें हैं इन्हीं को आप उठा लीजिए और इसी में 3 सेगमेंट में बांट दीजिए। एक आप कर दीजिए सेक्शन ए, एक आप कर दीजिए सेक्शन बी, और एक आप कर दीजिए सेक्शन सी। और इन तीनों सेक्शंस में मान लीजिए कि पहला जो सेक्शन है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन का है, 10 क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये वेरी शॉर्ट का है, ये आप वेरी शॉर्ट कर लीजिए, वेरी शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, और इसको आप लॉन्ग कह सकते हैं, बहुत लॉन्ग ये नहीं होता है, 100-125 शब्दों का, तो 10 क्वेश्चन ये हो गया। ये जो वेरी शॉर्ट है ये 2 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पे 40 मार्क्स हो गए। ये 6 मार्क्स का है, तो यहाँ पर ये आपका 60 मार्क्स हो गया, और ये 10 मार्क्स का है, तो यहाँ पर ये 100 मार्क्स हो गया। तो जीएस का जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, और 3 आवर का पेपर ये होगा। टोटल क्वेश्चन आप देखिए 10, 10, 20 और 20, ये 40 क्वेश्चन टोटल इसमें आपसे पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हो जाएंगे। इन्हीं चीजों को तो जब प्रारंभिक परीक्षा में आप पढ़ रहे होंगे तो जो फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास आप करते रहिएगा। मान लीजिए मैग्ना कार्टा के बारे में बात हो रही है, वुड डिस्पैच के बारे में बात हो रही है, भारत की मिट्टियों के बारे में बात हो रही है, मानसून के बारे में बात हो रही है, जीडीपी के बारे में बात हो रही है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बातें, करंट अफेयर भी इसमें है। करंट अफेयर में मान लीजिए कि अभी कोई कुछ चर्चा में है, अभी अशोक स्तंभ काफी चर्चा में रहा है, उस पर टिप्पणी पूछ ली गई, तो उसके लिए आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि यहां पर जो वेरी शार्ट है उसको 25 शब्दों में लिखना है, इसको 50 शब्दों में लिखना है, 25 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, और इसको लगभग 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब ये कैसे तैयार करें कि तीनों कवर हो जाए, तो मेरा मानना है 70-60 शब्दों में, 50 शब्दों से ऊपर में आप इसको तैयार करिए, तो 25 शब्द का भी क्वेश्चन आप आसानी से डील कर लेंगे, 50 शब्द वाला भी आप कर लेंगे, और 100 शब्दों वाला भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा बढ़ा के कर लेंगे। अगर हो सके तो सारे टॉपिक आप 100 शब्दों में तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे होंगे जिन पे आप 25 शब्द से ज्यादा लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए बहुत सिंपल सा प्रश्न, बहुत छोटा सा कोई प्रश्न, मान लीजिए कि पूछ लिया जाए कि आप बताइए सामान्य सा, जैसे करंट अफेयर में, करंट अफेयर में आपसे एक ही उदाहरण देखिए, मान लीजिए करंट अफेयर में आपसे पूछ लिया जाए कोई चर्चा में WTO रहा है, और वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि WTO सिंपल सा लिख दिया जाए, या WHO। अब आप सोचेंगे कि यार WTO और WHO के बारे में तो हम 500 शब्द भी लिख सकते हैं, तो एक तो ये प्रकार हो गया। तो यहां जब पूछा गया है वेरी शॉर्ट में, तो आप WTO का फुल फॉर्म लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसका मुख्यालय लिख देंगे, और बहुत ज्यादा लिखेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। और इतना ही लिख के लगभग आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक चीज और ऐड कर देंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है WTO को स्टेब्लिशमेंट करने का या WHO को। लेकिन जब यही लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा अलग अलग बांट के, स्थापना के उद्देश्य, वर्तमान में प्रासंगिकता भी 2 लाइन में आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे अभी
इसमें एक क्वेश्चन 25 वर्ड में या वेरी शॉर्ट में, सबसे छोटा वाला जो प्रश्न है, उसमें आपसे मान लीजिए कि पूछ लिया गया कि अभी अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी लिख दिया गया कि किस शैली पर वो निर्मित है। तो आप उसमें शॉर्ट में, बहुत ज्यादा उसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप 25 शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब यही लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपसे यहां पे अपेक्षा की जाएगी कि उसके बारे में सारा कुछ आप बताएं, थोड़ा सा डिटेल में, मंदिर बना के भी थोड़ा सा दिखा दें कि वो कैसा कैसा रहेगा, थोड़ा बहुत आप ऐसा करके भी दिखा दें जैसा भी वो रहेगा। तो कीप इन माइंड आपको कैसे कैसे लेके चलना है अपने सिलेबस को। बाकी तो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या आगे होगा, कैसे कैसे कवर करना है। फिर जो लोग मेंस में इंटरेस्ट लेंगे कि हमको अभी से मेंस भी तैयार करना है, थोड़े दिन पढ़ लीजिए, 10-15 दिन 20 दिन, तो फिर हम लोग एक आंसर राइटिंग का और ये भी स्टार्ट कर देंगे। और पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो इसकी फीस रहेगी, हमारे लोगों के जो सिद्धांत हैं उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो हमसे जुड़ जाता है उसको हम सारी सुविधाएं अवेल कराते हैं। तो जो उसकी फीस होगी उसमें हम सीधा 50% का डिस्काउंट करके आपको उसमें एडमिशन दे देंगे। ये हमारा एक वादा है आपसे। मान लीजिए कि उसकी फीस हम 4,000 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको केवल 2,000 बिना कुछ कहे पे करना होगा। और ये 4,000 वो है जो लोग देंगे, ऐसा नहीं है कि वो फुल अमाउंट की बात हो रही है कि 4,000 तो आपने लिखा है वैसे भी आप छूट देते, ऐसा नहीं। जो देने वाली फीस होती है, डिस्काउंट के बाद की बात कर रहा हूं, डिस्काउंट के बाद 50% पे आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो अब ये हो गया कि प्रीलिम्स के साथ मेंस आप कैसे लेके चलेंगे। फिर आप जब जीएस तैयार हो गया आपका, जीएस आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो जीएस ऐसे नहीं आपका पास हो जाएगा, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस बोले तो कैसे, तीनों सेक्शन की आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, और बिना आंसर राइटिंग किए कोई मेंस एग्जाम कभी पास नहीं होता है। आंसर राइटिंग आप करेंगे, तो जीएस में आंसर राइटिंग, और ये जो पोर्शन है ये मेंस में हम पढ़ाएंगे। ये हिंदी का पूरा, ये एक तो इसमें ड्राफ्टिंग है, ये जो पत्र हैं, शासकीय अशासकीय कार्यालय आदेश, ये पत्र पूरे हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन तो एक ही आएगा लेकिन पूरे पत्र पढ़ने पड़ेंगे। और ये एक आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज जो पूछा जाता है, इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। इनको भी हम पूरा तोड़ के जब देखेंगे, हम आपको कभी मेंस का सिलेबस जब आगे सेशन में कभी डिस्कस करेंगे, तो ये बड़े अच्छे से लिखने पे आपके यहाँ मार्क्स बहुत बढ़ जाते हैं। और क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, अच्छी रैंक पे सेलेक्ट होना है, फाइनली हर हाल में सेलेक्ट ही होना है, तो एक एक पोर्शन की बड़ी वैल्यू होती है। 100 मार्क्स का ये हिंदी का पोर्शन है, इसमें आपको 70%, 75% तक मार्क्स मिल सकते हैं अच्छा करने में। ऐसे ये ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। और फिर एक ये बहुत बड़ा पोर्शन है जो ये चौथा टॉपिक है आपके हिंदी के सिलेबस का। इसमें हिंदी का इन्होंने कुछ नहीं बचाया है जो न दिया हो, इसको हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर का जो बैच था पूरा हमने उसमें पढ़ाया था अच्छे से, तो वो सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेज मिल जाएंगी। बाद में जब मेंस का चलेगा, ये प्रीलिम से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोचेंगे पहले दिन आप बताए थे सब चलेगा, ये मेंस का है, अभी ये नहीं है। लेकिन इसको आप ध्यान रखिए कि आगे इसको भी आपको पढ़ना है। और फिर निबंध 2 आपको लिखने होते हैं, पहला सेगमेंट है इससे एक, और दूसरा ये सेक्शन है इससे एक, और दोनों सेक्शन से आप एक एक निबंध लिखते हैं। एक सेक्शन से एक दोनों नहीं लिख सकते, और पहला दूसरा आप जो भी आप चूज कर लें, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, क्या ये इतनी स्वतंत्रता आपकी होती है। निबंध जो लोग तैयार करना चाहते हैं उसके लिए हमारा एक एस्से का बैच चल रहा है अलग से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो जिससे साथ साथ में, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो उसी समय भी करिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफी समय लेके टाइम रहेगा तब हम मेंस स्टार्ट करेंगे। तो जीएस के प्रीलिम्स के और मेंस के सिलेबस में मैथ रीजनिंग को हटा दिया जाए, लगभग कॉमन चीजें हैं। अंतर बस इतना है, प्रीलिम्स में फैक्ट्स पे ज्यादा हमको जोर देना है, और मेंस वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें फैक्ट के साथ साथ में हमको, देखिए जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है जैसे ये प्रीलिम्स है और ये मेंस है और सिलेबस ये जीएस है, जीएस कॉमन है, दोनों में एक ही सिलेबस दे दिया गया। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में आप फैक्ट पे भी खूब ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पे भी आपको ध्यान देना होता है। साइंस में, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में भी कहीं कहीं कॉन्सेप्ट से आप उत्तर दे पाएंगे। और मेंस में यहां पर फैक्ट की ज्यादा वैल्यू है, कॉन्सेप्ट की अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम हो सकती है, थोड़ी सी। यहां पर
कॉन्सेप्ट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपको लिखना है। फैक्ट की वैल्यू अपेक्षाकृत कम हो जाती है, थोड़ा सा कम डालेंगे फैक्ट तब भी आपका चल जाएगा काम। तो यही बेसिकली अंतर होता है। तो जब जीएस पढ़िएगा तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। कुल मिला के ये जीएस अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है। और बाकी एक्स्ट्रा बचा हिंदी निबंध, उसको तो हम कर ही लेंगे। तो ये रहा एक रूपरेखा ये रही, और ये रहा हमारा प्रोग्राम, एक प्लान जैसे हमको इसको चलाना है। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग माइक ऑन करके बताएंगे, उसको मैं सुनूंगा। 2 क्लास हमको रखनी है। अब आप लोग तैयार रहिए, अब बोलने की बारी है। माइक ऑन करिए और बोलिए। 2 क्लास हमको रखनी है। दोनों क्लासों में मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास मैं सुबह रखूं और एक क्लास मैं सोच रहा हूं कि शाम को रखूं। टाइमिंग मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सोचा है कि एक क्लास जो सुबह हो वो लगभग 9 बजे के आसपास रख दूं। और अभी अब बंद कर लीजिए माइक आप, मैंने बोल दिया तो आपने याद भी मतलब ऑन भी कर लिया। तो मॉर्निंग की 2 क्लास हम लोग लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा, और एक इवनिंग की क्लास होगी। तो इवनिंग वाली क्लास का टाइम क्या होना चाहिए और मॉर्निंग वाली की क्या होना चाहिए? इवनिंग वाली 7 बजे के बाद ही होगी, क्योंकि 7 बजे के बाद ही आप लोग सब्जी पानी लेके या नौकरी पैसे करने वाले इंसान अपना नौकरी से काम करके शाम को वापस आते हैं। तो और लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, बस महज इतना मामला है कि थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि आज क्लास अभी आएगी तो हमको देखना है। बाकी आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ते हुए मत चलिएगा कि इकट्ठा कर लीजिए अरे संडे को सब कवर करें। वो कल कभी आया ही नहीं, जिस कल के चक्कर में न जाने कितने कल हमने गंवा दिए, और जिस कल में हम कल 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 करके और सोचते रहते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। ठीक है ना? तो काल करें सो आज कर, आज करें सो अब। और फिर प्रलय होगी या क्या होगी ये तो मैं नहीं कह रहूंगा, लेकिन पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। टालिएगा नहीं। और ये जो तालबाज लोग होते हैं ये कंपटीशन के लिए नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे डेडिकेशन होना चाहिए। टालबाजी करेंगे तो आपके बगल में आपके साथ इसी बैच में बैठा दूसरा बंदा उस समय पढ़ रहा होगा, बंदा या बंदी पढ़ रहा होगा, और वो बाजी मार ले जाएगा और आप अपना कल कल करिए, है ना? आप कभी भी व्हाट्सएप पे जो आपकी मोना और आपके चिंटू पिंटू का फोन आता है, बाबू सोना का फोन आता है या मैसेज आता है, उस पर आंसर देने में, रिप्लाई करने में कभी कोई कोताही नहीं बरतते। लेकिन क्लास होती है तो आधी छोड़ के फिर आराम से बढ़िया व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आप चैट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखा करते हैं। 1.5-2 घंटे में देखता हूं लोग शॉर्ट्स देखते हैं। शॉर्ट्स देख देख के अपना ही कर रहे हैं। अभी ही कर रहे हो, बाद में ये समय आप पे हंसेगा। तो ये सब समय बचाइए। फोन केवल इस्तेमाल करिए पढ़ाई के लिए। मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो खुद उसी पे सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, नहीं तो मैं कह देता कि फोन बेच दीजिए या बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं आज के युग में तो बस एक काम कर लीजिए, फोन से दूरी बना लीजिए। तो आप कहेंगे ये अजीब बात कर रहा है, ये एक तरफ अभी कोर्स भी अपना फोन पे ही सेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि वो दूरी बना लीजिए। अरे पढ़ने के लिए नहीं, जितना व्हाट्सएप, फेसबुक, बाबू सोना, मुन्ना, चुन्नी, ये जितने लोग हैं इनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। इवन अपने घर वालों से भी फालतू पंचौरा पंचायत मत करिए, थोड़े दिन से छोड़ दीजिए। देश दुनिया संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपके जितने साथी आपसे बात करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, बाबू आज मैंने खाना नहीं खाया, बस यहां तो बाबू की हालत खराब हो गई। अब बाबू 500 किलोमीटर दूर बैठे और फ्लाइट पकड़ के 4 रोटियां पार्सल लेके खुद चले आए, या घंटे भर खोजना चालू कर, नहीं नहीं ये यहाँ का पसंद नहीं है, यहाँ का नहीं, मैं बाबू वहां का खाऊंगी, यहाँ का तो पिछली बार मंगाया था टेस्ट बिल्कुल। अब जोमेटो स्विगी पे सर्च कर रहे हैं बेटा। छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, नहीं तो वो छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा आपको। कुछ दिन दूरी बना लीजिए, डेली टारगेटेड काम करिए। ये सब क्लास ज्वाइन करने से कुछ होना नहीं है जब तक मेहनत नहीं करेंगे, ये नोट कर लीजिए। और अगर आप अभी सो रहे हैं, बेहोश हैं, लग रहा है कि नहीं बस हो गया इस बार खंड शिक्षा अधिकारी में टॉपर मैं ही हूंगा, तो बहुत गलत निद्रा में आप सो रहे हैं, है ना? उससे जागिए आप, इस कुंभकर्णी निद्रा को आप समाप्त करिए और जग जाइए, अवेयर हो जाइए। 2 क्लास हैं, दोनों को डेली कंप्लीट करिए। होना ये चाहिए कि और क्या पढ़ना है और क्या देखना है। जिस दिन आपकी क्लास कंप्लीट ना हो, आपकी टारगेट
चीजें जितनी आपने की हैं वो कंप्लीट ना हो, उस दिन आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको नींद उस दिन नहीं आनी चाहिए। और ये जो सोच लेगा, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट बात पूरी कर लीजिए। तो ये जो लोग सोच लेंगे वही सेलेक्ट होंगे। बाकी ये लाखों लोग फॉर्म डालेंगे, उसमें से 150-200 सीट आनी है, 300 सीट आनी है, जो भी आएगी मिल जाएंगे आसानी से। बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। तो ये दोनों क्लास का टाइम आप बता दीजिए, ठीक है ना। ये जितनी देर जो लास्ट में बातें हुई है 3 मिनट, ये बड़ी कड़वी बातें हैं। नीम के समझ लीजिए लड्डू आपको खिला रहा था मैं, लेकिन यही इस पहले वाली बातें तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये वाली बातें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। जी बताइए, आप बताइए कि क्लास का टाइम क्या रखा जाए, आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। कार्तिकेय वाजपेयी। शाम की क्लास सर 8 बजे लगभग रखा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहला सुझाव 8 बजे। और बताइए, सब लोग बोल सकते हैं इसमें, माइक ऑन करके। नमस्ते सर। नमस्कार सर। कितने बजे सर? नमस्ते। शाम की क्लास सर कितने घंटे की क्लास होगी शाम को? ये एवरेज जो क्लास होंगी 1 घंटे के अंदर की क्लास है, क्योंकि जब ज्यादा लंबी क्लास होती है तो वो थोड़ा सा बोझिल होता है। तो मैं क्लास लंबी भी दे सकता हूँ मर्ज करके, लेकिन मैंने सोचा है कि 55 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे 5 मिनट, ऐसे एवरेज की क्लास रहेंगी। यानी कि उसको कवर करने में 1-2 बार ब्रेक भी आप लें तो 1 घंटे में कवर हो जाएगी। अरे सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। हम कह रहे हैं कि सुबह वाली क्लास सर आप सर 10 बजे लगाए रखिए सर। चलिए और बताइए, सब लोग बता डालिए, फिर रखूंगा तो मैं, चलेगी मेरी। सर सुबह की क्लास में प्रॉब्लम हुई क्योंकि कॉलेज रहता है हमारा सुबह। हाँ टाइम में लेंगे तो कॉलेज जाना पड़ता है गवर्नमेंट में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है सुबह सर। ठीक है, तो कितने बजे रखा जाए? अब सर ये है कि वही टाइमिंग तो देखो शाम की तो ठीक है, शाम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1:30 बजे के बाद सर अगर सर हो सके तो। चलिए ठीक है, और बताइए, सब लोग बोल रहे तब मैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर मॉर्निंग की तो कभी भी चल जाएगी, पर सर शाम की आप 9 के बाद ही रखें। ठीक है, और क्योंकि बताइए। सर 8 और 9 के बीच में खाने का टाइम होता है, लेट ही बनता है, सब ड्यूटी से लेट आते हैं, तो 9 से के बाद कभी भी सर। ठीक है, आगे और बताइए, सब लोग बोल लीजिए, फिर मैं एक लाइन में सबका सब निस्तारित कर दूंगा। बताइए। सर सुबह की क्लास अगर 6 बजे से हो जाए तो ठीक, क्योंकि स्कूल रहता है। मैं सो के ही नहीं उठता हूँ तो क्लास डालेगा कौन यार। मैं 2 बजे 2:30 बजे तो सोता हूँ। चलिए बताइए, उसमें भी विचार करेंगे। और आगे बताइए। ठीक है, वो भी मैंने कंसीडर किया आपकी बात को। और बताइए, और सब लोग कहाँ गए? सर शाम वाली हाँ नमस्कार। कर लीजिए, हम राजी हैं इसमें। अच्छा ठीक है, और गुड इवनिंग। सर हम सारे तो मॉर्निंग की क्लास 1 बजे के बाद और इवनिंग की क्लास 9 बजे के। ये 1 बजे मॉर्निंग कैसे होती है? मतलब सर आफ्टरनून 1 बजे मॉर्निंग कब से होने लगी? नहीं आता, वैसे कॉलेज रहते हैं ना, कॉलेज जाना पड़ता है इसीलिए है कह रहे हैं। की वजह से जो जाना पड़ता है ना। अरे वो तो एक महज मजाक था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, भावनाएं समझ रहा हूँ आपकी। ठीक है सर। हाँ। और कोई नोट्स वगैरह लेने पड़ेंगे कि आपकी क्लास ही सफिशिएंट है? मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपको जो पढ़ना हो पढ़िए। मैं जो दूंगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो ठीक ठाक है। बाकी आपको जो पढ़ना हो पढ़िए, नोट्स और क्लास पर्याप्त रहेंगे, प्रैक्टिस आप करें। सर आप अपनी तरफ से बता दीजिए कोई प्रैक्टिस साइट वगैरह जो आप रिकमेंड। मैंने बताया तो कि ओल्ड ईयर के पेपर आप ले लीजिए, जिसमें पीसीएस के पेपर, अपर सबऑर्डिनेट के, आरओ के 10 साल 15 साल के पेपर हो, उनको सॉल्व करना चालू कर दीजिए अभी से। यूपीपीएससी के, यूपी ट्रिपल एससी के नहीं, यूपीपीएससी के। जी पाटिल जी बताइए। 9 बजे के बाद कभी भी क्लास रख लीजिए। ठीक है, सुबह सबको भेज दीजिए आप, फिर आराम से आप सोचेंगे कि आराम से हम बैठ के पढ़ेंगे ना। सर बच्चों को स्कूल भेजना होता है। अरे ये जो वर्किंग लेडी है, उनसे बड़ी समस्या ये जो घर की महिलाएं होती है उनको ज्यादा होती है, क्योंकि वर्किंग लेडी का तो निश्चित है कि इतने बजे से इतने बजे तक। बाकी अब ये सबको जो भेजती हैं, आप सोचिए जितने लोग घर में वर्क कर रहे हैं वो इन्हीं के कारण कर रहे हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सही बात है। आप कहना चाहते थे? बिल्कुल कहिए आप।
सर क्योंकि ऐसा है कि अगर डेली 2 क्लास होंगी तो मोस्ट प्रोबेबली जो वर्किंग है उनकी एक हाँ क्लास तो उनको बाद में ही देखने के लिए मिलेगी। यस, वो सब मैं जानता हूँ, अभी मैं एक लाइन में वही तो बोलने वाला हूँ, है ना। हाँ जो एक कॉमन क्लास होगी जो शाम की हम लाइव अटेंड कर सके तो वो ज्यादा बेटर होगा 8:30 के बाद। नहीं, लाइव में मैं खुद सब पिछले बैच में करा चुका हूँ, 5 लोग 6 लोग रहते हैं और फिर जो बचते हैं, मान लो 60 70 या 100 लोगों का बैच है, तो जो 95 बचते हैं ये कहते हैं फिर से लाइव कराओ। लाइव का कोई मतलब नहीं। और दूसरी, लाइव क्लास की हानियां मैं अभी आपको मैंने बताया है। जो हम ऐसे क्लास में 45 मिनट 50 मिनट में कवर करते हैं, अब लाइव क्लास में 4 लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया और वो क्वेश्चन 50 लोगों का नहीं होता है, वो 4 ही लोगों का होता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। लाइव क्लास ये सब जो कराई जाती है, ये सब फालतू का एक वो होता है। फिर हम आपको डाउट सेशन तो दे रहे हैं ना, डाउट सेशन तो हम आपको दे ही दे रहे हैं। आप एक नोटबुक रखिए, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उसको नोट करते चलिए, तो आपका भी समय बचेगा। और हमारा तो मान लीजिए कि लाइव लेने में आधा 1 घंटा ज्यादा जाएगा और फिर इसको गुणा कर दीजिए 60 लोगों से, तो 60 घंटे ज्यादा खर्च हो रहे हैं और केवल 2-4 लोगों के उससे कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, कभी कोई पूछेगा, कभी कुछ होगा, तो वो मतलब मजा नहीं है। और दूसरा, सारे लोग अटेंड नहीं, सबसे बड़ी समस्या है कि सारे लोग अटेंड नहीं कर पाते। तो अब इसमें होगा क्या, हम जो शाम वाली क्लास है उसको 8 बजे के आसपास रख रहे हैं, 8 से 8:15 के बीच में आपको मिल जाया करेगी। होता क्या है, कभी कभी इंटरनेट वगैरह के कारण थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो 8 बजे से 8:10 के बीच में वो अपलोड हो जाया करेगी। सुबह वाली जो क्लास है, माइक बंद करिए संजय कुमार, महेंद्र कुमार, माइक बंद करिए, राजेंद्र कुमार, है ना। तो ये जो है आपकी जो क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी। अब जिनको तुरंत देखना है तुरंत देख ले, 1 घंटे बाद देखना है 1 घंटे बाद देख लें, 5 घंटे बाद देखना है 5 घंटे बाद देख लें, लेकिन उस डेट में देख जरूर लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए वो फ्रेश ही रहेगी। जब आप ऑन करेंगे, अपना वीडियो ओपन किए, वहीं से खुलेगी, तो अपना आप देख लीजिए। नोट्स पैरेलल मत बनाइएगा, थोड़ा बहुत भले नोट कीजिएगा आप, अगर आपकी आदत है, नहीं तो वो जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उसको पढ़िएगा। आज से हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब हिस्ट्री की जो पहली क्लास मिलेगी वो आप देखेंगे, उसी साथ साथ आज रात तक या कल सुबह हम आपको हिस्ट्री का नोट्स दे देंगे। आज रात में ही दे देंगे, सुबह क्यों, आज ही रात में। तो एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर पैरेलल फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू होगा, मान लीजिए कि वो पॉलिटी शुरू हो रहा है या ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू में हम एक ही सब्जेक्ट शुरू करेंगे 2-3 दिन, फिर आप लोगों का जैसा होगा ग्रुप में बताइएगा कि एक सब्जेक्ट और शुरू किया जाए, क्या किया जाए, तो उस हिसाब से। तो एक क्लास शाम को 8 बजे के आसपास, यानी कि 8:05 8:10, कभी उन्हें 8 बजे मानिए उसको, तो इवनिंग वाली जो क्लास है ये वाली, ये क्लास आपको मिल गई 8 बजे और ये 8 PM पे। और जो मॉर्निंग वाली क्लास है इसको हम आपको दे रहे हैं 9 बजे 9 AM पे। बाद में कोई परिवर्तन अगर इसमें आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा होना चाहिए तो हम कर लेंगे। अब बहुत बार लोगों को ये भी करना पड़ेगा कि ये 8 बजे वाली क्लास कोई शाम को, ये सुबह वाली शाम को देख रहा है, तो ये वाली मान लीजिए कोई सुबह 4 बजे उठ जाता है, मेरी बात समझिएगा। तो मान लीजिए कि 14 जुलाई को ये क्लास रात में 8 बजे पब्लिश हुई। अब कोई 10 बजे सो जाता है खाना खा के 11 बजे और आज वो नहीं देख पा रहा है, तो अपने शेड्यूल में वो ला सकता है। वो 15 जुलाई को सुबह 4 बजे उठने वाला इंसान है, वो सोचता है कि हम जॉब पे जाने से पहले, या वो केवल पढ़ाई करता है रूम में रह के, तो वो सोच रहा है वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, की हम 5 बजे उठे और क्लास देखें। तो ये वाली क्लास आप सुबह में शिफ्ट कर लीजिएगा जो शाम को आया करेगी। तो ये 15 जुलाई की सुबह आप देखिए और ये वाली आप चाहे सुबह देखिए चाहे इसको शाम को, जैसे भी आप कर लीजिए। 2 क्लासेज एवरेज चलेंगी। बीच बीच में इनके अलावा करंट अफेयर जो आएगा, मंथली जो आता है, उसको आपको कवर करना होगा। करंट अफेयर का जो नोट्स आएगा उसको आपको कवर करना होगा। ये सब साथ साथ में ही आपको मिलता रहेगा। क्लासेज जो होंगी वो हफ्ते में 6 दिन होंगी, 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 6 दिन क्लासेज होंगी, है ना। और ये जो 6 दिन क्लासेज होंगी यानी कि मंडे टू सैटरडे होंगी, मंडे टू सैटरडे ये 6 दिन क्लासेज होंगी। 6 दिन में 2-2 क्लासेज, एक क्लास सुबह हो जाएगी, एक क्लास शाम को। और संडे जो आपका होगा ये आपके लिए खाली रहेगा। ये जितनी भी क्लासेज हैं
और ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, इनको संडे को जो भी छूटा है उसको कवर करेंगे, और जिनका कवर हो गया है वो इसको रिवाइज करेंगे। बेसिकली नोट्स को रिवाइज करेंगे संडे को। ये शेड्यूल बना के चलिएगा, संडे को 2-3 घंटे रखिएगा, जो हफ्ते भर पढ़िएगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर 1 हफ्ते पढ़िए, तो फिर अब अगले संडे को पिछला वाला 1 घंटे में रिवाइज करिए, और इस हफ्ते का फिर 1-2 घंटे में रिवाइज करिए। ऐसे मतलब ऐसे लेयर बनाई जाती है रिवीजन और पढ़ाई की, ऐसे ऐसे चला जाता है। ये पढ़ा, फिर इसको रिवाइज किया, फिर आगे का पढ़ा, फिर रिवाइज किया। तो ये इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपको याद रहता है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, दौड़ा लगा होना चाहिए। मम्मी जो होती है किचन में सामान खत्म होने से पहले ही सामान मंगा लेती हैं। जीरे के पैकेट में भी 100 ग्राम जीरा बचा है और वहां पे आधा किलो का फिर से आ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं जो अकेले रहते हैं, जीरा खत्म हो गया, एक दिन बगल वाले से मांगा जाएगा, फिर दूसरे दिन उसके बगल वाले से, फिर तीसरे दिन नीचे जाया जाएगा, भूल जाएगा, अगले दिन फिर जीरे की जगह दूसरा कुछ आ जाएगा, हफ्ते भर बिना जीरे काम चलेगा। वो लापरवाही होती है। तो ये इस तरीके से आप मतलब एक क्लास देखिए, उसको तैयार करिए हफ्ते भर, जो पूरा पढ़िए, फिर संडे को उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर से ऐसे 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 लेयर बनाते चलिए, ऐसे ऐसे। तो पुराना रिवीजन नया, पुराना रिवीजन और आगे नया, और ऐसे ऐसे आपका कवर होता चला जाएगा। संडे को कोई क्लास कभी नहीं रहेगी। जब आपके टेस्ट होंगे, अब जैसे मान लीजिए कि ये 12 क्लास एक हफ्ते में हो गई, और एंशिएंट हिस्ट्री में मान लीजिए 15, 16, 20 क्लास जो भी है, 2 हफ्ते में एंशिएंट हिस्ट्री मान लीजिए खत्म हो गया, 15-18 घंटे की क्लास हो गई, खत्म हुआ। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जिस दिन टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको 2 चीजें हैं, आप चाहे थोड़ा सा 1-2 दिन का हमसे समय ले लें, ग्रुप में आप बता दीजिएगा, या मैं अनाउंस करूंगा कि फला तारीख को, मान लो 14 तारीख से बैच चल रहा है और 30 तारीख तक, ये 30 तारीख का और जल्दी खत्म, हाँ 30 को रख लीजिए, 30 तक एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया या और पहले खत्म हो गया, तो हमने कहा 30 तारीख को टेस्ट है। तो आप लोग वहां पर चाहे तो 1 दिन रिवीजन करने का ले लें, तब टेस्ट दें। लेकिन कभी कभी मैं जब कहूंगा तभी टेस्ट देना होगा कि भाई आज सरप्राइज टेस्ट है, तो सरप्राइज टेस्ट आप दीजिए। सरप्राइज टेस्ट में सरप्राइज अगर बता ही देंगे तो सरप्राइज कैसा। और इसका जो स्कोर होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसका स्कोर मैं सबके सामने पब्लिश करूंगा, आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। मेरे पास पूरा सिस्टम है, एक बटन दबाता हूं सबकी लिस्ट बन के आ जाती है, तो इसको शेयर करूंगा। इज्जत अगर अपनी बचानी होगी तो सही से पढ़ के सही से वो कीजिएगा। और जो लोग टेस्ट नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए 50 लोग हैं बैच में, जितने भी हैं मुझे नहीं पता, इस ग्रुप में 50 लोग हैं मान लो। अब 50 लोगों में से जो लोग टेस्ट नहीं देंगे, आंकड़ा सबका मेरे पास डेटा रहेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आपको बाहर कर दूंगा। आप कहेंगे कि फीस दिए हैं, मुझे कोई खरीद नहीं लिए, मेरे सिद्धांतों को आप नहीं खरीद लिए हैं। पढ़ना हो तो यहां रहिए, अगर लापरवाही करना होगा तो आप छोड़ के चले जाइएगा। फीस वापस नहीं करूंगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही से मैं बता रहा हूं, पढ़ने के लिए आप यहां पे आए हैं। कहने का केवल एक सार है कि आपको हर हाल में पढ़ना ही है और यहां पर कुछ नहीं करना है। कई लोगों को लगेगा कि हमारा स्कोर बड़ा कम होगा, हम टेस्ट नहीं देंगे, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो? एक दिन तो पेपर आपको देना ही है, एक दिन तो आपको पेपर देना ही है ना। तो आज अगर आप दे लो, आप गलती कर लो तो आप सुधार भी सकते हो। मान लीजिए 120 क्वेश्चन का पेपर हुआ, आपके केवल 30 सही हुए, तो उसमें शर्म कैसी? 30 तो सही हुए, आपको अपनी औकात तो पता चली कि हमको 90 नहीं आते थे, और अगर आप टेस्ट ही नहीं देंगे तो ये गलती सीधी जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। सबको टेस्ट देना है, सबको पढ़ना है। मेरे पास तो ये भी आंकड़े रहते हैं किसने कितनी वीडियो देखी है, पर इतना ना मेरे पास समय है कि मैं सबका ये आंकड़ा लेके घूमूं कि किसने कितनी वीडियो देखी है, क्या किया है। इतना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आंकड़ा रहता है मेरे पास, तो सारे लोग टेस्ट जरूर देंगे। तो ये दोनों क्लास का टाइम जो हमने डिसाइड किया है कि सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे, देख आप इसको कभी भी सकते हैं। डाउट सेशन हफ्ते भर, 1 मिनट वो बात कंप्लीट हो जाए तब। डाउट सेशन जो रहेगा वो हफ्ते भर जो आप लोग पढ़ेंगे, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो उसको पोस्ट वहां बता दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक दिन, वो दिन अभी हम डिसाइड कर लेंगे या अभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने मंडे को रख लिया, एक टाइम रख लिया। अब वो टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब टाइम क्या हो जब सब लोग आ सकें, तो वो हम रात में रख सकते हैं।
9 बजे के बाद। हाँ, 9 9 बजे। बजे के बाद रख सकते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगेगा उसमें, जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर डिस्कस हुआ है, आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछिए, या आपको पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है कि हम सर पढ़ रहे थे इधर नहीं, कुछ भी है भाई, अब तो आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप हमारी फैमिली के मेंबर हो रहे हैं। मैं आपको डांटूंगा भी, मैं आपको समझाऊंगा भी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, मैं आपके सुख दुख सब में साथी बनना चाहता हूं। बस आप पढ़िए। तो आपको 9 बजे से 10 बजे 10:30 बजे तक जीआईसी का भी रिजल्ट आया। प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जीआईसी का टीचिंग की लाइन में अच्छा एग्जाम माना जाता है। उसमें आपके इंस्टीट्यूट से, आपके बीच से 41 सिलेक्शन, अभी तक मुझे 38 पता थे, 3 मैसेज अभी कल परसों में आए हैं। 41 सिलेक्शन अपने यहां से हुए हैं। 41 सिलेक्शन, जो हिंदी और एसए, बाकी और तो सब्जेक्ट अलग अलग थे, सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट्स के थे, लेकिन इतने सिलेक्शन अपने यहां से हुए। और उसका केवल एक कारण था, ऐसे ऐसे उसमें लोग थे जिन्होंने इंटर के बाद हिंदी पढ़ी नहीं थी, एमएससी किया, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे वो लोग, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे, हिंदी लिखना नहीं आता था। और उन लोगों ने मेहनत किया 1.5-2 महीने लगातार, और वो कर गए, सेलेक्ट हो गए, पास हो गए। और कई लोग ऐसे थे जो कहता है हिंदी तो मुझे आती ही है, वो बाहर है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मेहनत नहीं किया। और आपके जो टॉपर है, वो टॉपर भी अपने यहां से, हिंदी में हाईएस्ट नंबर उनको यहां भी मैंने दिया था। इंग्लिश के जो टॉपर हैं, जो जीआईसी लेक्चरर का इंग्लिश बैच का जो टॉपर स्टूडेंट आप देखिएगा, वो आपके इंस्टीट्यूट से है। और जाहिर सी बात है उनको हिंदी में हाईएस्ट वहां भी मिला होगा। यहाँ 78% हमने मार्क्स दिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं केवल कहना ये चाहता हूं कि उन्होंने मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद में उन्होंने कर दिखाया, ठीक है। तो ये करिएगा। अब बताइए क्या आप कह रहे थे। सर करेंट की भी क्लास चलेगी? बताइए बताइए, कौन बोल रहा था, बताइए। हेलो सर, मुझे एक चीज मालूम करनी थी। हाँ, अरे यार, मालूम करिए। नोट्स मिलेंगे? हाँ सर, नोट्स मिलेंगे। हाँ, उसका पीडीएफ नोट्स हम निकलवा सकते हैं या फिर मतलब वो ऐप पर ही पढ़ा जाएगा, ये मालूम करना था। मैंने बताया है, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैंने शुरू में ही बताया है, दिखाऊं कहाँ बताया था? मैंने बताया था कि ये निकलवा सकते हैं आप। ये मैंने कहा था कि देखिए इसको, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, नोट्स को आप सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, दिख रहा है ना? जी सर। अटेंटिव होके क्लास किया करिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए सर क्लास चलेगी क्या? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए भी क्लास चलेगी? मंथली हम लोग कवर करते रहेंगे, बहुत हो जाएगा। मंथली 150-200 क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका हम आपको पीडीएफ दे दिया करेंगे मंथली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। 150-200 क्वेश्चन जो भी बनेंगे उनका पीडीएफ देते रहेंगे, उसको तैयार करते रहेगा, क्लास भी इसमें मिल जाया करेगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा सर, जैसे सुबह और शाम को जो क्लास चलेगी सर, अलग अलग सब्जेक्ट की चलेगी, एक ही सब्जेक्ट की चलेगी? ये तो मैंने अभी बताया है ना कि पहले हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। आगे जैसा आप लगेगा कि अगर हिस्ट्री के आप लोग कहेंगे कि नहीं हिस्ट्री के साथ कोई दूसरा ज्योग्राफी पॉलिटी भी चलाइए, तो उसको भी चला देंगे। नहीं तो आपको, जैसे कई बार लोगों का मानना होता है कि सर एक पूरा हो रहा है, तो जैसे होता क्या है इसमें, देखिए 2 चीजें हैं। अगर एक एक सेगमेंट पूरा होता रहेगा तो उसके हम टेस्ट भी करते रहेंगे, समझ रहे हैं? अब जैसे 2-2 चलेंगी तो जाहिर सी बात है लंबा खींचेगा, तो दोनों साथ में पूरा होगा। लेकिन पूरा तो हमको पूरा करना ही है, हमको कोई समस्या नहीं है, हमको तो हिस्ट्री भी देना है ना? अच्छा, हेलो सर। हेलो सर, एक चीज मालूम करनी थी, जो प्रैक्टिस सेट लेना है वो हम यूथ का लें या फिर घटना चक्र का लें? एक कोई मतलब जो ज्यादा बेस्ट है बता दीजिए। दोनों ठीक है, गलतियां दोनों में है, दोनों में थोड़ी बहुत गलतियां मिलेंगी, 100% कुछ भी सही नहीं होता है, हो जाती हैं गलतियां, वो उसमें मैं कोई बुराई भी नहीं कर रहा हूं। जो आपके लिए ठीक हो, जैसे घटना चक्र में अलग अलग सब्जेक्ट का आएगा, इतना पूरा मिलाएंगे इतना मोटा हो जाएगा, हिस्ट्री इतनी मोटी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब। यूथ वगैरह में क्या होता है, एक में वो कंपाइल करके इतना मोटा निकालते हैं, तो उसमें आप यूथ वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। उसमें कई वैरायटी के, कई एग्जाम के पेपर दिए रहते हैं। और कोई प्रश्न सर? यहाँ पे जैसे कल्चर सिलेबस में कल्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि अर्थव्यवस्था सर कल्चर दिया हुआ है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कल्चर दिया हुआ मेन सर। सर जैसे
आर्ट एंड कल्चर और कल्चर सर सेम है या मतलब अलग है सर? आप शुरू से नहीं थे इसमें क्लास में, बाद में ज्वाइन किए? शुरू से थे? तो शुरू से थे तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, वो खैर मैंने हटा भी दिया है। मैंने कहा था कि इन्होंने कल्चर यहाँ पे लिख दिया है, और उसको लिखने का कारण चलिए मैं बता दे रहा हूँ। कारण मैंने नहीं बताया था इसीलिए समझ में नहीं आया है। इन्होंने इसको थोड़ा सा बांटा, तो इन्होंने थोड़ा सा इनका नजरिया क्या था, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। कुकर की सीटी आ रही है, क्या है ये? यहां पे देखिए इन्होंने किया क्या है। ऊपर लिखा सामान्य विज्ञान, फिर लिखा भारत का इतिहास, यहां पे देखते जाइए। फिर उन्होंने लिखा भारत का इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर लिखा है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो इसको ऐसे पढ़िए, भारतीय राजतंत्र यानी कि भारत की राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, और ऐसे पढ़िए भारतीय संस्कृति। अब ये संस्कृति इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन संस्कृति जो होता है वो पोर्शन होता है हिस्ट्री का। संस्कृति के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में खास करके जब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं और मेडुअल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो एंशिएंट और मेडुअल में ये कल्चर भी 1-2 प्रश्न कहीं आपको मिलेंगे इससे। और वो प्रश्न क्या होते हैं? जैसे आपसे पूछ लिया पिथागोरस शैली पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे ताजमहल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो संस्कृति का ही प्रश्न है। आपसे मंदिर निर्माण शैली पूछी जा रही है तो वो संस्कृति का ही प्रश्न है। इसमें कोई संस्कृति अलग से आपसे वैसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत के समय जो उस समय का सांस्कृतिक विकास था, जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी, मुगल काल के समय, गुप्ता के समय, मौर्यों के समय, दक्षिण में जो आप जाए जितने भी वंश हुए हैं उनके समय, है ना, फलाना तालाब किसने बनवाया, किसने जीर्णोद्धार कराया, ये सब संस्कृति में ही तो आ जाता है। तो वो हिस्ट्री में ही कवर हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से मोटी बुक पढ़ने की या ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो क्लासेज होंगी उन्हीं में साथ में, जैसे मुगल काल हम पढ़ रहे हैं तो मुगल्स जब हम पढ़ेंगे तो मुगल्स में उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हम पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, उस समय की कला एवं संस्कृति, तो उसी में कवर होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? सर एक चीज ये मालूम करनी थी, नोट्स थोड़ा ना बनाने होंगे हमको? जो क्लास देखेंगे वो तो नॉर्मल क्लास देखने, बस नोट्स तो वही काफी होंगे ना जो हम लोग पढ़ेंगे आप द्वारा जो दिए गए होंगे? लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि नोट्स आप लोग बहुत नोट मत कीजिएगा। आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको पढ़ के लिख के पढ़ने की आदत है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोज या कोई भी क्लास देखते हैं तो थोड़ा बहुत, वास्तव में ये अच्छी आदत होती है, करना भी ऐसे चाहिए। अगर आपका हाथ नहीं चल रहा है तो आप समझ लो मूवी भी आप देखते हैं तो वैसे ही मनोरंजन कर रहे हैं, है ना। और जैसे इतनी देर में कई चीजें हमने बताई हैं और वो सारी चीजें फिर हमारे सामने प्रश्न आ रही हैं। अगर यही नोटबुक लेके आप लोग बैठे होते तो उसको अपने दिमाग में जो प्रश्न थे उनको आप नोट कर लेते कि प्रिंट आउट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो होता कि हाँ सर ने बताया निकलेगा। तो आप ऐसा करिए कि कॉपी पेन एक बना लीजिए, एक कॉपी, और कॉपी पेन लेके बैठिए, थोड़ा बहुत नोट करते रहिए। जैसे मैंने ये भी कहा है आपसे कि कभी कभी आपको लगेगा कि वही टॉपिक क्लास में ज्यादा बताया गया, नोट्स में कम दिया है। कभी कभी लगेगा कि क्लास में कम बताया गया, नोट्स में ज्यादा दिया है, होगा ऐसा। तो आपको जो लगे इंपॉर्टेंट उसको आप करते चलिए, जो आपको जितना आसानी से हो पाए उतना करते चलिए। बाकी नोट्स में जो दिया है, जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो तो है ही पढ़ने के लिए, ऐसे करिए, है ना, स्मार्ट वर्क करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा नोट्स ही बनाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ऐसे बस सुन लीजिए सब तैयार हो जाएगा, नहीं, बीच का रास्ता होना चाहिए जहां पे जो भी हो। जैसे कई सब्जेक्ट आप साइंस बैकग्राउंड के, तो साइंस आपको समझ में जल्दी आएगी, आपको हो सकता है मुझसे अच्छी साइंस आती हो, लेकिन अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं और आपको साइंस समझाई जा रही तो आपको नोट ज्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जी सर, ओके सर। संजय जी बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर हाँ जी सर जी सर, इसमें चौथे नंबर पे टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था सर इन्होंने दिया। अब 5वें नंबर पे इन्होंने भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, सर ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो आता है पूरा का पूरा सिलेबस? आता है, लेकिन मैंने अभी मैंने सारा एक चीज तो डिफाइन किया है। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारत का जीडीपी, भारत का सारा ये कुछ हो गया। वाणिज्य व्यापार से जो मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपसे बताया कि ये करंट अफेयर से रिलेट करके ये पूछते हैं। करंट अफेयर में जैसे
जैसे आपसे पूछा जाता है भारत से निर्यात ज्यादा कहाँ होगा है, आयात ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ पे स्पेशल कोई वाणिज्य व्यापार से वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसको कोई अलग से किताब लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न आपसे करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपको भूगोल में भी तो आता है। भूगोल का जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत ये पोर्शन होता है, तो ये सब कवर हो जाएगा, इसकी चिंता मत करिए। इससे कहीं करंट से प्रश्न इस टॉपिक पे एक दो पूछे जाएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे, ठीक है। और कुछ जी, ये करंट का टॉपिक है, मतलब करंट का टॉपिक कह सकते हैं आप इसको इस रूप में। जैसे मैं 5 सवाल आपको बताता हूं जो 5 में से 1-2 हर बार पूछे जाते हैं। जैसे रेमिटेंस की बात आती है कि बाहर से जो धन बाहर प्रेषित होता है, धन बाहर के रहने वाले लोगों के द्वारा, तो भारत का स्थान। निर्यात पूछा जाता है, भारत किसको ज्यादा निर्यात करता है, कहां से ज्यादा आयात करता है। व्यापार आपसे पूछा जाता है, किस देश के साथ भारत की भागीदारी है, भारत की चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, उसमें क्रम तैयार करना होता है आपको। ऐसे ही जो और कुछ जैसे पेट्रोलियम का निर्यात, पेट्रोलियम का आयात, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये वही है ना, ये वही है वाणिज्य और व्यापार। प्रिंस पांडे माइक, प्रिंस पांडे माइक, प्लीज ऑफ योर माइक। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न? सर पूरा सिलेबस सर कितने महीने में जाएगा सर कवर? तो मान के चलिए कि 3 महीने तो हम लोगों को लगभग लग जाएंगे, 3 महीने कम से कम। अरे 25 क्लास, 25 दिन में 50, 150 क्लास तो हो ही जाएंगी, इससे कम तो नहीं होंगी, हो जाएगा, परेशान मत होइए। ये सब छोड़ दिए, शुरू तो करिए। सारा कुछ पहले, पहाड़ की ऊंचाई पहले देख लेंगे तो चढ़ेंगे नहीं। आप देखिए अगले कदम पे क्या है। माउंट एवरेस्ट की अगर 8,848 मीटर शीर्ष पे देखेंगे आप, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कभी। देखिए अगले कदम पे कितना चढ़ना है, और फिर उसका अगला कदम क्या होगा, फिर उसका अगला कदम क्या होगा, सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे, हो जाएगा। 100% कट ऑफ नहीं जाती है ना, स्मार्ट स्टडी करेंगे। और बताइए, मेरे ख्याल से ये सेशन हम लोगों को समाप्त करना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। आज शाम को 8 बजे एक क्लास आपको हिस्ट्री की प्रारंभिक क्लास मिल जाएगी, और जो हमने डिस्कस किया था वो वीडियो यूट्यूब पे सिलेबस वाला, उसका डालने की कोई जरूरत है नहीं, बुक लिस्ट और सिलेबस उसमें डिस्कस किया था, उसको भी मैं आपको डाल दूंगा वहां पे ऐप पे, कि कभी भी आप चाहें तो आपको ढूंढना ना पड़े। इस लिहाज से वो अच्छा रहेगा, सारा कुछ इकट्ठा आपके पास रहेगा। तो हम शाम से स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी का कोई प्रश्न हो, 5 मिनट में रुकता हूं, आप लोग पूछ लें। सब लोग है भी कि सब गायब हो गए? नाम एक बार मुझे देखना पड़ेगा। तमाम लोग इसमें से गायब हो गए हैं। सबको लग रहा है कि ये भी कोई क्लास है। अरे बहुत सब गायब हो गए हैं। आप प्रीलिम्स का पेपर और सिलेबस डाल दीजिएगा। हाँ सिलेबस में डाल दूंगा, 1-2 दिन में ये सब मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। प्रीलिम्स का पेपर भी सर। हाँ प्रीलिम्स का पेपर डाल देंगे, वो सब मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, और आप लोग जो मैंने बातें कही हैं पढ़ने वाली, उसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप सब कर ले जाएंगे अगर पढ़ना शुरू कर देंगे। बाकी आप कितना भी कुछ मैटर जुटा लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जब तक खुद पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी को आज के इस आगाज पे खूब मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसका अंजाम, आपका परिणाम हो जो आप चाहते हैं। जब अंत में ये बैच समाप्त हो और आप जब पेपर दें तो हर हाल में आप पास हों। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, और ये सारे काम तभी हो सकते हैं, ये सारे सपने तभी साकार हो सकते हैं जब आप लोग मेहनत करेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे। नहीं तो ये कोर्स आप ज्वाइन करिए, खूब 2-4 जगह से और ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। प्रणाम 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 प्रणाम। थैंक यू।